नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर गाजा को लेकर जो है पोस्ट किया था और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। और अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर जमकर निशाना साधा है, पलटवार किया है और उन्हें बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग, आम जनता भी सीरियसली नहीं लेते हैं। राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है और इसी वजह से उनके अंदर बौखलाहट है। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो ऐसे आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में कई सारे मुद्दे देखने के लिए मिले, जिनमें से एक बहुत अहम मुद्दा रहा है अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। इसे लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिली, तरह तरह की चीजें कही गई और इस बीच राहुल गांधी को लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जरा सुनिए। देखिए, रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पिछले 15 सालों में कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी जी के हाथ में है, तब तक कांग्रेस की ये बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि देश की जनता राहुल गांधी जी को और उनके फैसलों को, उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेती। देश की जनता ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस को अब संन्यास ले लेना चाहिए। एक नई कांग्रेस का जन्म होना चाहिए जिस पर राहुल गांधी जी की छाया ना हो। कि आपने आचार्य प्रमोद का बयान सुना, उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग और बाहर जो है देशवासी सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका राजनीतिक करियर जो है वो अब खत्म होने के कगार पे है। राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, उनकी बातों का कोई भी आप कह सकते हैं कि जो सेंस है वो निकलकर सामने नहीं आता है। वो हमेशा से इस तरीके के बयान देते रही है, जो काफी ज्यादा दुखद है। वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने पोस्ट को लेकर और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशिकांत दुबे जमकर बरसे। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पे जमकर निशाना तो साधा ही, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और अन्य कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने जो है कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। पिछले 2-3 दिनों से पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रहती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका जा रहे थे। ये पाकिस्तान का एक जाल था। देश भर में लोगों ने मोदी विरोध को देश विरोध में बदल दिया। आज पता चला कि व्हाइट हाउस या अमेरिकी सेना ने आसिम मुनीर को कभी बुलाया ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आज ये बात जो है सामने आ गई है कि इन्हें तो कभी बुलाया ही नहीं गया। जब इन्हें बुलाया ही नहीं गया तो इतने ज्यादा इन्होंने हो हंगामा क्यों मचा रखा था, ये बात उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जयराम रमेश में आखिर क्या फर्क है। दूसरी बात, जब 1985 में कनिष्क बम धमाका हुआ तो कनाडा ने इसकी जांच कब शुरू की? 2006 में शुरू हुई। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता 1968 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें 16 साल तक 7 पत्र लिखे। वो उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहे थे, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे और खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। और अब हमें विदेश नीति सिखा रहे हैं। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश बन गए थे। 1948 में नेहरू जी ने यूएन में फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल का विरोध किया। लेकिन 1950 में नेहरू जी ने गुप्त रूप से मुंबई में अपना व्यापार कार्यालय मिशन खोल लिया। 1953 में मुंबई में इसका महावाणिज्य दूतावास खोला गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने इजरायली हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया और मोसाद का इस्तेमाल जो है तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की योजना बनाने में किया गया। 1992 में दिल्ली में पहला इजरायली दूतावास खोला गया। 1996 में आखिरकार भारत में फिलिस्तीन का कार्यालय खुला। अब तक 1948 से लेकर 2014 तक, जब तक उनकी सरकार सत्ता में रही, 50 से ज्यादा बार हमने यूएन सुरक्षा परिषद में इजराइल का समर्थन किया या फिर हमने परहेज किया। आज जब आप फिलिस्तीन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम हमास का समर्थन करेंगे? भारत फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ है। हमने उन्हें 2020 में अब तक लगभग 200 मिलियन की सहायता दी है। इस बजट में भी हमने फिलिस्तीन के लिए 39 मिलियन रखे हैं।
लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर हमास हमला करता है, अगर कोई देश उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है, उनके बच्चों का अपहरण करता है, उनके साथ मारपीट करता है, तो क्या हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं? उनकी पूरी विदेश नीति केवल नेहरू परिवार केंद्रित थी। इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेश में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार G7 और G20 में जा रहे हैं। क्या कुछ और कहना है निशिकांत दुबे का, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, विपक्ष खासकर कांग्रेस, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और आपको यदि ध्यान हो 2-3 दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रही कि मुनीर जा रहा है यूएस, मुनीर जा रहा है यूएस। ये पाकिस्तान का एक ट्रैप था। पूरे देश भर में मोदी विरोध को उन लोगों ने जो है देश का विरोध बना दिया। आज पता चला, 14 जून तो बीत गया, आज पता चला कि मुनीर को कभी व्हाइट हाउस ने या यूएस मिलिट्री ने बुलाया ही नहीं था। तो पाकिस्तान का प्रवक्ता हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जयराम रमेश में क्या फर्क है? दूसरा, विदेश नीति पर 2 चीजें। अभी बड़ा हादसा हो गया अहमदाबाद में। आपको पता है कि कनिष्क बम धमाका जब हुआ था, एयर इंडिया का विस्फोट हुआ था 1985 में, उसका इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने कब से चालू किया? 2006 में। 1970 से इंदिरा जी लगातार, ये जो ट्रूडो, जिसके कारण की लोगों को लगता है कि मोदी जी के संबंध खराब हो गए, ट्रूडो के जो पिताजी थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे, 84 तक प्रधानमंत्री थे, 1968 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री थे वो। 16 साल में 7 पत्र लिखा इंदिरा जी ने। और इवन जिसने की बम विस्फोट किया, कनिष्का बम विस्फोट, इसमें 329 लोग मरे। आप समझे कि उसको 1980 में जब बाहर भेजने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसकी बात नहीं मानी और उसने 84 में 85 में जो है बम विस्फोट कर दिया। 85 में 329 लोग मर गए। आपके पत्र का जवाब नहीं दे रहा है ट्रूडो, आपकी बात नहीं मान रहा है, खालिस्तानी के आतंकवादी को अपने यहां पनाह दे रहा है। आप हमको विदेश नीति सिखाते हो। और तीसरा सवाल ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश हो गए। ब्रिटेन ने जैसे हमारा बंटवारा किया, भारत और पाकिस्तान का वैसे बंटवारा किया। आप एक तरफ, आपको ध्यान हो, 1948 में नेहरू जी ने यूएन में फिलिस्तीन का साथ दे दिया, इजराइल का विरोध किया, और 50 में चोरी चुपके उसका ट्रेड ऑफिस बना दिया। 53 में जो है उसका कॉन्सुलेट जनरल जो है बन गया मुंबई के अंदर। 1971 का जब वार हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब हमारे गवर्नर भी थे, भारतीय जनता पार्टी के बाद में बड़े नेता भी हुए। आप समझिए, उसके साथ मोसाद मिलकर जो है पूरी स्ट्रेटेजी बनाता रहा। पाकिस्तान से जो हम लड़े 1971 में, उसमें इजराइल के इक्विपमेंट का हमने उपयोग किया। ये अब पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए बातें ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद 1992 में इजराइल का फुल फ्लेज्ड एम्बेसी, यहां के विदेश मंत्री ने, तत्कालीन कांग्रेस के विदेश मंत्री ने, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खोला। और 1996 में उसके बाद फिलिस्तीन का ऑफिस खुला। अभी तक 1948 से लेके 2014 तक, जब तक उनकी सरकार थी, 50 से ज्यादा बार ऐसा हुआ, या तो हमने इजराइल का साथ दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, या हमने अब्सटेन किया। और आज जो है आप फिलिस्तीन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम हमास का साथ दे देंगे? फिलिस्तीन के नागरिक के साथ भारत है। हम उनको अभी तक में 2020 से लेके अभी तक में तकरीबन 200 मिलियन का ऐड दे चुके हैं। कोरोना जब हुआ तो वहां के नागरिकों को हमने दिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बजट में भी हमने 39 मिलियन जो है फिलिस्तीन के लिए रख रखा है। लेकिन जहां तक इजराइल का सवाल है, यदि हमास उसके ऊपर अटैक करेगा, उनके बच्चों का अपहरण करेगा, मारपीट करेगा, तो क्या हम हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देने लगे? तो इसीलिए प्रियंका गांधी को मैंने कहा, कांग्रेस की पूरी विदेश नीति चौपट रही है। उसका नेपाल के साथ संबंध खराब रहा है। एक नमक जो है नहीं जाने देते थे इनके फादर, क्योंकि सोनिया जी का उन्होंने जो है अच्छा से प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया। 86-87 में किस तरह नेपाल के साथ समझौता हुआ और संबंध खराब हुआ। चीन जो है नेपाल में घुस गया। भूटान के साथ इसी तरह से उन्होंने बुरा व्यवहार किया। मालदीव के साथ इसी तरह से बुरा व्यवहार किया। तो सारे पड़ोसी देशों के साथ उनका बुरा व्यवहार रहा। पूरी विदेश नीति जो है केवल एक नेहरू परिवार सेंट्रिक रही। उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी उस नेतृत्व के समान है, जो कि विदेशों में भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो वो लगातार आगे कर रहे हैं। यही कारण है G7 में भी वो लगातार जा रहे हैं, G20 में भी वो लगातार जा रहे हैं। और जब अब सऊदी अरब गए थे तो किस तरह का स्वागत हुआ ये मुस्लिम कंट्री में, ये लोगों को पता है। तो इसीलिए मुस्लिम परस्ती हम नहीं करते हैं, समान
देश के समान नागरिक को समान सुविधा कैसे मिले, समान अधिकार कैसे मिले। और इसीलिए कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करने दीजिए, मुसलमान की राजनीति करने दीजिए, अपने आप में मरने दीजिए। और एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। मुस्लिम कंट्री को मैंने कहा ना, जब मैं गया था, ये मैंने खुद से कहा कि 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 175 लोग मरे, 350 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद भी भारत ने अटैक नहीं किया, क्योंकि 2009 का इलेक्शन होने वाला था। इसके बाद भारत ने पूरे दुनिया के प्रेशर्स पे आके जनवरी के महीने में जरदारी से बात किया मनमोहन सिंह जी ने। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया और जब ज्यादा सीटें आ गई, आपको ध्यान हो कि 2009 के मुकाबले जो है 2004 के मुकाबले 2009 में ज्यादा सीट आ गई, तो इसका क्या प्रतिफल हुआ? जून में जाके संघाई कॉन्फ्रेंस के तहत रूस में जरदारी के साथ पुनः बात कर ली। और पहली बार हुआ कि शिमला समझौता के बाद, मतलब आप समझिए कि हमारी लाशें पड़ी हुई थी, लाश की आग ठंडी नहीं हुई थी। 2009 में जुलाई में अमेरिका और सऊदी अरब और सारे मुस्लिम कंट्री के प्रेशर में जाके शर्म शेख में भारत ने समझौता किया। और मनमोहन सिंह जी ने पहली बार माना कि भारत का आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद एक ही है। बलूचिस्तान जो है एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि भारत का कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान का जिक्र हुआ। पूरे दुनिया के दबाव में आकर कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आतंकवाद को समर्थन दिया, पाकिस्तान को समर्थन दिया। और उसके बाद 2011 में शर्म शेख के इस बयान के बाद 2011 में मुंबई में पाकिस्तान ने बम ब्लास्ट किया, जिसमें फिर से 26 लोग मरे और लगभग 300 लोग घायल हुए। ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को इतिहास सीखने की आवश्यकता है, इतिहास बताने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना, बता दें आपको कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश प्रस्ताव पर मतदान से भारत की गैर मौजूदगी को लेकर निशाना साधा था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का पक्ष लिया, लेकिन इस शानदार विरासत के मलबे में बदल दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाकायदा गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने पर मोदी सरकार की आलोचना की थी। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा था कि भारत सरकार ने तब स्टैंड लेने से इनकार कर दिया जब गाजा में 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा की पूरी आबादी को बंद करके रखा गया है, उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि यह शर्मनाक है कि हमारी सरकार ने न सिर्फ गाजा के मुद्दे पर चुप्पी रखी, बल्कि इजराइल सरकार ने ईरान पर हमले की भी खुशी मना रही, जबकि ईरान के पूरे नेतृत्व को मार दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया, देश संविधान के सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है? आज दुनिया में भेदभाव बढ़ रहा है, हमें मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए और सच्चाई और अहिंसा के साथ पूरी निडरता के साथ खड़े होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।